नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश तक का। और देश तक में आज बात पश्चिम बंगाल की होगी। चुनाव भले ही बिहार में हो, लेकिन सियासत पश्चिम बंगाल की गरमाई हुई है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आज मौन मार्च निकालकर राज्य सरकार को ललकारा है। एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बीजेपी ने कल नबन्ना मार्च निकाला था, जिसके बाद बंगाल की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस के इसी रवैये के खिलाफ आज बीजेपी ने सड़कों पर मौन मार्च के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया। आपको बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और वहां बीजेपी टीएमसी के बीच लगातार टक्कर चल रही है। हम अगले 1 घंटे तक बंगाल के हालात पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से ही आपको बता दें, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में हालात चिंताजनक हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। राज्यपाल धनखड़ ने सीधा निशाना साधा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। कल की पूरी घटना के बाद आज बीजेपी का सीधा हमला ममता सरकार पर मौन जुलूस निकालकर, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बयान ने भी ममता सरकार को घेरा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द वेस्ट बंगाल इज वेरी अलार्मिंग। वी हैव टेरर आउटफिट्स लाइक अल कायदा. That's a threat to national security. 6 were arrested, and those 3 who were arrested from elsewhere are also from this area. And that the state police, state agency had no idea about it. It's a very serious matter. Look at Maoism. I don't buy the statements we are against Maoism. Someone who is a convict is part of your team, and the administration is aage piche. And why it is happening? If the State Human Rights Commission chairman tells me my commission is on ventilator, अरे जिस कमीशन का काम है ह्यूमन राइट्स को बचाना, वो कह रहा मैं खुद वेंटिलेटर के ऊपर हूं। आज होंगे कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महासचिव हैं, बंगाल के प्रभारी हैं, और हमारे साथ आएंगे विवेक गुप्ता, वो सीनियर लीडर हैं टीएमसी के। पहले हम बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी से, लेकिन उनसे बातचीत करें उसके पहले जरा कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए जो बताते हैं कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के राज में उसके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि बीजेपी बंगाल की शांति भंग करना चाहती है, और दोनों का यह टकराव अब सड़क पर है। तो बंगाल की पुलिस ने लोकतंत्र, ममता बनर्जी के पुलिस वाले लाठी से नाप रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीठ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ा, पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं के हाथ तोड़ दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नियम तोड़े, पुलिस वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हड्डियां तोड़ दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, ममता बनर्जी के पुलिस वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुर्मत उतार दी। तो पुलिस वालों ने किसी को दौड़ा कर पीटा, किसी को उठा कर पीटा, किसी को घसीट कर पीटा, किसी को गिरा कर पीटा। और हाँ, यहाँ ममता बनर्जी की पुलिस ने स्त्री और पुरुष का भेद खत्म कर दिया है। जैसे नौजवानों को पीटा, वैसे ही बुजुर्गों को पीटा, जैसे बुजुर्गों को पीटा, वैसे ही महिला को पीटा। किसी भी महिला के साथ पेश आने की न्यूनतम मर्यादा भी बंगाल की पुलिस लांघ गई। पुलिस वालों में किस कदर गुस्सा भरा पड़ा है, वो पुलिस अधिकारी के रिवॉल्वर लहराने और चीखने चिल्लाने से समझना आसान है। पुलिस कर्मियों को कुछ सूझ नहीं रहा था। खुद देखिए, बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की सुरक्षा में तैनात सिख सुरक्षा कर्मी को पुलिस ने सिर्फ पीटा नहीं है, बल्कि उसकी पग के साथ खिलवाड़ किया। बिल्कुल, पुलिस ने जिस प्रकार रवैया अपनाया है और जिस प्रकार से व्यवहार किया है, ये डेमोक्रेसी में नहीं चल सकती है। पुलिस कर्मचारी से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बास तोड़ना, पुलिस के द्वारा बम फेंकना, इस प्रकार बेरहमी से मारना हमारे कार्यकर्ताओं को, कितने लोग घायल हुए हैं।
और वो तड़प रहे हैं रास्ते में, उसको उठाने के लिए भी पुलिस नहीं आया एम्बुलेंस लेकर के। ये अमानविक है, इसलिए इसका खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे। मगर ये हंगामा क्यों बरपा, ये बवाल क्यों हुआ, ये तमाशा क्यों मचा? इन सवालों के जवाब में घुसेंगे तो सिर्फ राजनीति दिखेगी, और राजनीति दिखेगी तो मालूम चलेगा कि बंगाल की पूरी राजनीति पर खून की छींटें पड़ी हैं। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक विरोधियों के बीच वैचारिक टकराव बहुत आम बात है, लेकिन बंगाल में ये वैचारिक टकराव हिंसा की धुरी बन जाता है। बंगाल में बीजेपी पूरा दमखम झोंकने के लिए तैयार है। वो किसी भी हाल में बंगाल का किला ध्वस्त करके ममता बनर्जी को सत्ता से उतार देना चाहती है, लेकिन ये टकराव खूनी खेल में तब्दील हो जाता है। ताजा मामला बीजेपी के एक नेता की हत्या का है। लगातार हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने ना बनना चलो आंदोलन किया, और उस आंदोलन की परिणति ये रही। The police of West Bengal, who are today functioning as puppets of Mamta Banerjee, with no respect for rule of law, they have been hand in glove with the goons of TMC and have inflicted barbaric damage on our karyakartas. बीजेपी बंगाल सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है, और बंगाल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है वो आतंकवाद है। বিজেপি কোনো রাজনৈতিক দল না, সন্ত্রাসবাদীদের দল। সন্ত্রাস করে গুজরাটে করেছে, দিল্লিতে করেছে, উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস চলছে। বাংলার শান্ত পরিবেশকেও নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তাই এই সন্ত্রাসবাদীদের ঠিক করতে যা যা ব্যবস্থা, আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলবো সেই সব ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। রাজনৈতিক দলের বোমা চালানো যায় না, রাজনৈতিক দলদের মিছিল থেকে গুলি চলে না, বন্দুক থাকে না। हिंसा के जरिए राजनीतिक हैसियत हासिल करने की कोशिश किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जाती, लेकिन बंगाल में यही हो रहा है। ममता बनर्जी की पुलिस ने बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इधर बीजेपी मौन मार्च निकाल रही है। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी का एक डेलीगेशन आज मनीष शुक्ला के घर गया था। कहने का मतलब ये है कि 2021 में बंगाल में चुनाव है, लेकिन अभी से यहाँ भयानक तनाव है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बताया, जैसे हमने, हमारे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, महासचिव हैं और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। कैलाश विजयवर्गीय, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले आपका आरोप ये कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, आपके ऊपर तो आज केस भी दर्ज हुआ शायद, हमने सुना है। देखिए, बहुत सामान्य बात है, मेरे पास पहला केस नहीं, मेरे ऊपर बहुत सारे पहले भी केस लगे हुए हैं। आपको शायद आश्चर्य हुआ कि मेरे ऊपर एक ऐसा केस लगा है कि मेरे को बताने में भी शर्म आती है कि मैंने किसी अनाथ आश्रम के बच्चों को विदेश में बेचा, इस प्रकार का केस मुझ पर लगा हुआ है। और ये केस इस प्रकार के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे लगे हैं। मुकुल दा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जब बीजेपी में, जब टीएमसी में थे तो बहुत अच्छे थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए, लगभग 50-55 केस लग गए उनके ऊपर, उसमें हत्या का केस भी है। अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, जब वो टीएमसी में थे जब तक बहुत अच्छे थे। अब लगभग 100 से ज़्यादा केस अर्जुन सिंह जी के हो गए। मेरे ऊपर कम से कम 20 से ज़्यादा केस अलग अलग पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के झूठे केस लगाकर लोगों को परेशान करना, विपक्ष के लोगों को, ये ममता जी की पुलिस का बहुत पुराना कारनामा है। और हम लोग पिछले 3-4 से देख रहे हैं, न सिर्फ केस झूठे, हत्या करना, 115 कार्यकर्ताओं की अभी तक हत्या हो चुकी है, और फिर हत्या के बाद उसको आत्महत्या में परिवर्तित करना। रोहित भाई, बंगाल का जादूगर, जादू बड़ा फेमस है, पर यहाँ की पुलिस जादूगर होगी इसकी मुझे कल्पना नहीं। हमारे विधायक की हत्या होती है, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है, पुलिस जांच करती है और उसको आत्महत्या में परिवर्तित कर देती है। तो ये जादू तो मैंने देश में कहीं पर भी नहीं देखा। ये जादूगर पुलिस सिर्फ बंगाल की है। बंगाल के जादू का नाम सुना था, पर पुलिस ऐसी जादूगर होगी इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। लेकिन कैलाश जी, राजनीतिक विरोध के बीच कल जो घटना हुई, जिसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने ट्वीट भी किए और आपकी पार्टी के सिख नेताओं ने भी ट्वीट किए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसी घटना जो कि अनइंटेंशनल थी, टीएमसी का कहना है कि अनइंटेंशनल थी,
उसको आप लोग जानबूझ के राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है। और ममता जी का एक्ट सारे देश ने देखा है कि पूजा के नाम पर बंगाल पहचाना जाता है, दुर्गा पूजा के नाम पर। 2 साल पहले मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक समय आए तो लोगों ने उन्होंने घोषणा कर दी कि दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होगा, मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे। हाई कोर्ट ने विसर्जन की अनुमति दी। आप कल्पना करिए कि आखिर तुष्टिकरण हो बाकी इस प्रकार का कि आप ट्रेडिशनल परंपरा, जिस प्रदेश की पहचान दुर्गा पूजा से, उसको रोक लगा रहे हैं तुष्टिकरण की नीति के कारण। तो ये जो तुष्टिकरण की नीति है, रोहित जी, मैं दावे से कह रहा हूँ कि यदि सरदार जी की जगह कोई गोल टोपी लगाया हुआ व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता तो पुलिस वाला अभी तक सस्पेंड हो गया होता। ये सरकार की नीयत और नीति है। और इसलिए जो हम पे आरोप लग रहे हैं, हम पे तो आरोप लगते रहते हैं, पर ममता जी जो कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो कि प्रोफेशनल सिक्योरिटी वाला है, जिसकी सिक्योरिटी में उसने थाने पे दे रखा है कि मेरे पास सिक्योरिटी, ये मेरा सिक्योरिटी वाला, उसके पास लाइसेंस वाली पिस्टल है, पर पुलिस उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है ये आप लोगों ने देखा है। वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी सुरक्षा कर रहा था वो कहां था और ये प्रदर्शन में क्या कर रहा था? वो सुरक्षा उसके साथ ही था ना, वो तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ था वो। हम भी जाते तो हमारे साथ सुरक्षाकर्मी पीछे रहते हैं। तो इस पूरी परिस्थिति में इन चीजों का अंत कहां है कैलाश जी? क्योंकि आपने कहा 2 महीने में हमारे 7 कार्यकर्ता मार दिए गए, वो कह रहे हैं 2 महीने में हमारे 5 कार्यकर्ता मार दिए गए। तो बंगाल का चुनाव लाशों पे लड़ा जाएगा क्या? भाई साहब देखिए, हमने तो, आप भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को पहचानते हैं। देश में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की हो तो आप बताइए। हमें तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जगत प्रकाश नड्डा जी हो, कि हमें अहिंसक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है और हम उसी तरीके से आंदोलन करते हैं। हम जब भी आंदोलन करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को हम समझाते हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करना, क्योंकि हम इनसे जीत ही नहीं सकते। इनके हाथों में हथियार होते हैं, ये कानून हाथ में लेके चलते हैं कानून की। तो हमारे कार्यकर्ताओं की जान की रक्षा के लिए हम कहते हैं कि भाई अपने कोई हिंसा नहीं करना, हम बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। और यही इसी तरीके से हम लोग पिछले 5 साल से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इसकी सफलता भी हमको मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की 4% वोट थे, आज 40% वोट हो गए। इस घबराहट के कारण अब हिंसा तेज हो गई। और रोहित जी, 4 दिन पहले जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, मनीष शुक्ला को, वो प्रोफेशनल शूटर ने मारा है, कार्बाइन से मारा है, थाने के सामने मारा है। 19 गोली निकली है, 19 गोलियां उसके शरीर से निकली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी दरिंदगी है। और वह कार्यकर्ता बहुत दमदार कार्यकर्ता था, एडवोकेट है वो, पर उसको सरेआम थाने के सामने मारा गया है। ये क्या बिना पुलिस की संरक्षण के कोई भी अपराधी थाने के सामने कार्बाइन लेकर जा सकता है क्या? उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। लेकिन कैलाश जी, 3 दिन पहले जब आप गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे राज्यपाल से इसी मामले की शिकायत करने के लिए कि पोस्टमार्टम में 24 घंटे से ज्यादा की देरी हो रही है, इंसाफ की उम्मीद कैसे करें, उस समय तृणमूल कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि असल में वो कार्यकर्ता जो बीजेपी से वापस टीएमसी में आना चाहता था उसको बीजेपी ने ही मरवा दिया। क्या कहिएगा इस पर? यही तो मैं कह रहा हूं, यही जादूगरी है, यही षड्यंत्र है, यही जादूगरी है। यहाँ ममता जी की सरकार में यही जादूगरी है। कोई आश्चर्य नहीं कि 2-4-5 दिन बाद आपको पुलिस इस प्रकार की घटना करे कि इसमें तो अर्जुन सिंह जी आरोपी हैं, इसमें कैलाश विजयवर्गीय भी आरोपी है, उनको हमको भी 302 में डाल दे। देखिए, ये बहुत सामान्य घटना है यहाँ की पुलिस के लिए। यहाँ की पुलिस यहाँ इतनी जादूगर है। मैंने कहा ना कि बंगाल का जादू फेमस है, पर पुलिस इतनी जादूगर होगी इसकी कल्पना नहीं थी कि आप किसी को भी किसी भी केस में फंसा सकें। मतलब मेरे जैसे आदमी के ऊपर 20 केस चल रहे हैं यहाँ पर, आप कल्पना कर सकते हैं। और बच्चा बेचूंगा मैं। आप रोहित जी मुझे जानते हैं, जब मैं पार्षद था तब से मैं मिनिस्टर रहा 12 साल तक मध्य प्रदेश सरकार में। मैं ये बंगाल में आके बच्चे बेचने का धंधा करूँगा? आप जरा कल्पना तो करिए। और वो मुकदमा मुझ पर लगा हुआ है। लेकिन कैलाश जी, इस पूरी राजनीति में सवाल आपकी पार्टी के ऊपर भी उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, विरोध करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको लाठियां पड़ती हैं, तो आप कहते हैं कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है।
लेकिन बंगाल में आपको पड़ती है तो आप कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, मैं बंगाल के इशू में आपसे बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। मैं सिर्फ बंगाल के संदर्भ में बात करूँगा, और बंगाल में जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो बहुत ही खतरनाक है। डेमोक्रेसी वहाँ पर है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, भारत के संविधान का कोई पालन करता नहीं है। वहाँ ममता जी का संविधान है, ममता जो कहे वही सही, ये वहाँ पर चल रहा है। पर कैलाश जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पार्टी की नीति जिस सरकार में पार्टी की सरकार होगी, जिस राज्य में पार्टी की सरकार होगी, उस नीति को तो आप भी जानते होंगे ना। केवल ये कह के आप निकल जाएं कि नहीं मैं तो केवल बंगाल पे बात करूंगा। जहां जहां आपकी सरकार है वहां वहां आपकी सरकारें किस तरीके से रिएक्ट करती हैं विरोध प्रदर्शनों पे, इस पे तो आपका कमेंट बनता है ना। जब आप खुद कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध की हमको छूट है, तो दूसरों को भी है छूट है ना। वहाँ की परिस्थिति क्या, उसके बारे में मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। मैं बंगाल के लिए अधिकृत हूँ। आप बंगाल के बारे में मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने अगर कुछ जाति की हो और आप अगर मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। पर अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में भी आप चर्चा करेंगे तो विषय भटक जाएगा। मैं बंगाल तक ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अधिकृत भी बंगाल के लिए हूँ। चलिए, आप बंगाल के लिए अधिकृत हैं तो ये बताइए, टीएमसी के नेता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने आरोप लगाया कि हावड़ा पर आपके सैकड़ों कार्यकर्ता थे, वो पुलिस पर पथराव कर रहे थे। देखिए रोहित जी, आपने भी वो वीडियो दिखाया है, कल मैंने देखा आज तक पे, कि पुलिस बम फेंक रही है, और वो मैंने ट्वीट भी किया है। और उस पर पुलिस बस को तोड़ रही है, पुलिस लात से मार रही है। वो सारे वीडियो मैंने अपने ट्विटर पे किए हैं लोड। पुलिस लातों से मारेगी कार्यकर्ताओं को, पुलिस बस तोड़ेगी, पुलिस बम फेंकेगी, पुलिस पथराव करेगी, ये सारे वीडियो हैं और सारे मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप देख सकते हैं, सब मैंने लोड किए हुए हैं। ये बंगाल में बम का चक्कर क्या है सर? क्योंकि ये बार बार आरोप लगता है टीएमसी के कार्यकर्ता घर में बम बना रहे थे, घर में बम फट गया, खुद की मौत हो गई। वो आते हैं टीवी पर तो वो कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता बम लेकर आए थे, उन्होंने बम फेंके थे, इसलिए हिंसा हुई। इतना बम आता कहां से बंगाल में? देखिए, बम यहाँ पर बहुत पुरानी परंपरा है, और आप यदि मुर्शिदाबाद, मालदा इस एरिया में चले जाएंगे, घर घर में बम वहाँ पर बनते हैं। आपके सीनियर पत्रकार हैं राहुल कंवर जी, एक बार मालदा गए थे, उन्होंने अफीम की खेती देखी। AK-47 कार्बाइन बेचने वाला एक व्यक्ति उनके पास आ गया, नकली नोट बेचने वाला व्यक्ति आ गया। आपने आधे घंटे का कार्यक्रम दिया था वो। तो ये बंगाल है, यहाँ अफीम की खेती भी होती है, यहाँ आपको AK-47 भी मिल जाएगी। यहाँ पर RBI की रिपोर्ट में है कि पहले नेपाल से सबसे ज़्यादा फेक करेंसी आती थी, अब बंगाल से आ रही है। तो बंगाल तो अब असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। यहाँ पर अल-कायदा ने अपना अड्डा बना लिया है। यहाँ पर नक्सलवादी, माओवादी वापस जंगल महल की तरफ आ गए हैं। एक बड़े नक्सलवादी को जमानत कराकर टीएमसी का ओहदा देकर उसको पुलिस सुरक्षा में और माओवादी गतिविधियों का संचालन में जंगल महल में कर रहा। बहुत जवाबदारी से और बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ। तो यहाँ माओवाद भी पनप रहा है, नक्सलवाद पनप रहा है और आतंकवाद भी पनप रहा है। यहाँ अल-कायदा के लोग आकर पिछले दिनों NIA ने पकड़े हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल में अराजकता की स्थिति, और ममता जी को सिर्फ कुर्सी की चिंता, और वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर रही है। कुर्सी के लिए कर रही है या बीजेपी को रोकने के लिए? दोनों ही बात है। वो कुर्सी से बीजेपी को तो आने से रोक ही नहीं सकती, क्योंकि जनता ने तय कर लिया। जिस तरीके से जनता का स्नेह प्यार हमको मिल रहा है, उस घबराहट में उन्होंने हिंसा की राजनीति तेज कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी बंगाल के बीजेपी के, कह रहे हैं केवल बंगाल पे बात कीजिए, बंगाल के लिए मैं जवाब दे हूं। बंगाल में मेरे कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उस पर मैं बोलूंगा। प्रियंका टिब्बरवाल और विवेक गुप्ता, दो लोग हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। प्रियंका बीजेपी के नेता हैं और विवेक गुप्ता तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। विवेक जी, आपने कैलाश विजयवर्गीय की सारी बातें सुनी, क्या कहिएगा? वो सारा आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार पे लगा रहे हैं। सर, बीजेपी केंद्र सरकार में है, बीजेपी जो चाहे कर सकती है, जो चाहे बोल सकती है। हम लोगों को चुपचाप सुनने का मतलब ऑर्डर दे सकती है कि आप चुपचाप रहिए, आप बोलिए मत। सर, फैक्ट ये है कि इस रैली के पहले आप एक बात बताइए
मैं बार बार एक चीज दोहराना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ जो मैं कहना चाहता था आपने वो सवाल पूछ लिए हैं कि इस कोरोना टाइम में इन्होंने अपने गृह मंत्री का जिक्र किया, अमित शाह जी का, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। उन्हीं के मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी किया है कि कहीं पर भी पॉलिटिकल रैली आप मत करिए और 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ मत करिए। ऐसी आज तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा था, तो ऐसी क्या इनको इतनी जरूरत पड़ गई थी कि आज ही रैली निकालना था, इतनी बड़ी तादाद में निकालना था और लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे चैलेंज करते हुए निकालना जरूरी है। टीएमसी के लिए आज आप पुलिस को अगर अटैक करेंगे तो क्या पुलिस अपने आप को डिफेंड नहीं करेगी? और क्या मुझे मालूम है, मेरे कैलाश जी जो है मेरे अति प्रिय हैं और मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं कहूंगा, मगर मैं खाली दर्शाना चाहता हूं कि जब यहाँ पे इनके कार्यकर्ताओं के साथ ये कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार हुआ, हमारी तो लेडी एमपी शेड्यूल कास्ट की प्रतिमा मंडल जो है जब यूपी में हाथरस के पीड़िता के साथ जा रही थी, मतलब एक औरत महिला ऊपर से शेड्यूल कास्ट, उसको वो वीडियो भी ट्वीट किया गया, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ट्वीट किया है, कैसे पुलिस ने घसीटा है जमीन पर उसको, जैसे कि महाभारत में द्रौपदी को घसीटा गया था। तो विवेक जी, पकड़ के उसका बदला आपने वो सिख सुरक्षा गार्ड से लिया, उसी तरीके से घसीट के, उसकी पगड़ी उतार के, उसको डंडे मार के, एक समुदाय को बेइज्जत करके। विवेक जी जी, हेलो, शायद विवेक जी तक आवाज नहीं जा रही है। वापस आते हैं, विवेक और प्रियंका टिब्बरवाल, आप दोनों रहिए हमारे साथ, बात करेंगे आपसे। लेकिन बाबुल सुप्रियो हमारे साथ आ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। स्वागत है बाबुल सुप्रियो आपका आज तक पर। बात हो रही है इस चीज को लेकर जो बंगाल में पूरा घटनाक्रम हुआ, और टीएमसी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब कोरोना चल रहा है, गाइडलाइंस लागू हैं, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि आप इतनी भीड़ जुटाएं और आज फिर मौन यात्रा के नाम पर भीड़ जुटाएं दोबारा से? बाबुल सुप्रियो जी। शायद बाबुल सुप्रियो तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। प्रियंका टिब्बरवाल बोलिए अपनी बात, आप क्या कह रही थी, बोलिए। जी, मैं अपनी बात, मुझे अगर ये धैर्य से सुने विवेक जी तो मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी। पहले तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाया, अब मेरी बात गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो एक ऐसा हादसा हुआ, वहां पे एक ऐसे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं जिन्होंने उस पर सारी कार्रवाई करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि कौन लोग गलत है, उनको सजा दी गई और उनको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन मैं इन 2-4 चीजों का, इनसे प्रश्न का जवाब चाहती हूँ। कामधेनु का बलात्कार, पार्क स्ट्रीट के जो बलात्कार हुए, सीपीएम की किसी औरत का बलात्कार हुआ, वहां मुख्यमंत्री क्या कहती हैं? वो कहती है ये सजाई हुई घटना है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिन 2 लोग इसके आरोपी हैं उनको सजा दी जाएगी। उल्टा उन्होंने प्रश्न चिन्ह जो है वो औरत पर लगाया और कहा कि ये घटना जो है सजाई हुई है। तो मैंने उत्तर प्रदेश का आपको जवाब दे दिया। दूसरी बात, वो कहते हैं कि कोरोना टाइम है, रैली नहीं होनी चाहिए। तो सर, सारे नियम और कानून बीजेपी के लिए हैं, टीएमसी के लिए कुछ नहीं। जब अभिषेक बंदोपाध्याय रैली निकालते हैं, जब ममता बनर्जी रैली निकालती हैं, तब कोरोना क्या गायब हो जाता है हवा से? जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा था, कोरोना का पास का तकिया बनाकर सो जाइए। यानी जब उनकी रैलियां निकलती है तो कोरोना को ये पास का तकिया बना लेती हैं, और जब यही विरोधी, ये उनकी ऑपोजिशन जब रैली निकालती है तो उन पे लाठियां मारी जाती है। मगर आप ये भी देखिए कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति यहाँ चल रही है, जब कोई एक समुदाय यहाँ रैली निकालता है तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है, उनके साथ चलती है। मगर यही जब आपके ऑपोजिशन रैली निकालते हैं तो उनको इस बर्बरता की राजनीति का सामना करना पड़ता है। एक 70 साल के आदमियों को लाठी चार्ज करती है। कैसी राजनीति है ये? वापस आते हैं प्रियंका जी, विवेक जी की बात भी सुनते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं। बाबुल सुप्रियो हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, कोशिश करेंगे दोबारा कनेक्ट करने की, उनकी बात भी सुनेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और अभी से तनाव है। 19 सितंबर को बीजेपी नेता की बम मारकर हत्या, 17 सितंबर को टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई, 17 सितंबर को ही टीएमसी नेता की हत्या हुई, 6 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। चुनाव की सुगबुगाहट से ही बंगाल की गलियां गर्दिश में चली जाती हैं। बंगाल के शरीर को उसी के लहू में नहला दिया जाता है। होड़ लग जाती है कि कौन किसके कार्यकर्ता कितने मारेगा। होड़ लग जाती है कि तुम एक मारोगे, हम 4 मारेंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट खाली हमारे लिए, कानून हमारे लिए, तो इसलिए जो उन्होंने शुरू किया, हम बंगाल में सब उनकी प्रेरणा से करते हैं, हमने भी वही किया है। लेकिन हम फंस गए। इसके बीच में 10-15 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है इस कोविड संक्रमण काल में भी।
और उनको हम श्रद्धांजलि देने गए, उनके अंत्येष्टि में गए, वहां भी एफआईआर होता है हमारे नाम पर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये कौन सा तरीका है, कौन सी मानविकता है? सारा खूनी खेल सत्ता के लिए है। 30 साल से ज्यादा तक बंगाल की राजनीति में वाम दलों का शासन था। वाम दल स्वभाव से आक्रोशित थे, उनकी वही राजनीति थी, लेकिन ममता बनर्जी के तीखे तेवर और वामपंथियों की तर्ज पर उनकी राजनीति ने दुनिया की सबसे पुरानी निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी की जड़ों को हिला के रख दिया। उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए सत्ता के मठ और बनाया अपना किला, ऐसा किला जिसके दरो दीवार ममता बनर्जी ने खुद रचे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द वेस्ट बंगाल इज वेरी अलार्मिंग। वी हैव टेरर आउटफिट्स लाइक अल कायदा, दैट्स अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। 6 were arrested, and those 3 who were arrested from elsewhere are also from this area, and that the state police, state agency had no idea about it. It's a very serious matter. लेकिन केंद्र की सत्ता में बीजेपी आई तो उसकी नजर बंगाल पर गई, क्योंकि एक तरफ सूबा दर सूबा जीतती चली जा रही बीजेपी के 18 सांसद ममता बनर्जी के गढ़ में जीते थे। बीजेपी को यही से लगा कि अगर थोड़ी हिम्मत दिखाई जाए तो ममता सरकार को बंगाल की सत्ता से उखाड़ा जा सकता है। बीजेपी ने बंगाल में डेरा डाल दिया, कोई अलग फॉर्मूला नहीं अपनाया, बस जैसे को तैसा करना शुरू किया। जिस तरह से राजनीति करके ममता ने कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से बाहर किया, बीजेपी ने भी वही लकीर पकड़ ली। अब आलम यह है कि दोनों तरफ से भयानक खून खराबा है। बीजेपी पूरा दम लगाए हुए है और ममता बनर्जी किसी भी सूरत में बंगाल में बीजेपी के पांव टिकने नहीं देना चाहती। कहने का मतलब ये है, चुनाव 2021 में है, लेकिन महाभारत अभी से मच गई है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और 2 मेहमान हमारे साथ हैं। विवेक गुप्ता टीएमसी के नेता हैं, प्रियंका टिब्बरवाल बीजेपी की नेता हैं। विवेक गुप्ता, जिस लड़ाई को लड़ते हुए, जो लाठियां डंडे खाते हुए लेफ्ट की सरकारों में ममता बनर्जी यहां तक आई, लोग कह रहे हैं कि उसका बदला चुका रही बीजेपी वालों से। आपसे बात करें उसके पहले बाबुल सुप्रियो विवेक जी हमारे साथ आ गए, उनकी फ्लाइट है। फटाफट कुछ सवाल बाबुल सुप्रियो आपसे। क्यों मार रही है ममता सरकार आपके लोगों को इतने डंडे? देखिए, आयरनिकली मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये नवान्नो है, इसके सामने से मैं जा रहा हूँ, ये नवान्नो है। आप अगर कैमरा में देख सकते हैं, ये मेरे लेफ्ट में राइट साइड में नवान्नो है, उसी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ कोइंसिडेंटली। इसलिए मार रही है क्योंकि उनको डर है। कल जो भीड़ उन्होंने रास्ते में देखी यंगस्टर्स का, युवा मोर्चा की एक रैली में, जिस भारी तादाद में लोग जमीन पे आ गए, उस जुलूस में आ गए, वो डरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि पहले से उनको मालूम था कि भीड़ बहुत होने वाली है, क्योंकि लोगों का गुस्सा उनके ऊपर जो है वो इंतहा बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जमीन से ऊपर आए हुए एक नेता, जो सीपीएम के समय में, मैं तो पॉलिटिक्स में था नहीं, लेकिन खुद मैंने देखा है कि कैसे ममता दीदी को पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किए, उनका सर फोड़ दिया, एकदम फेटल इंजरी के टाइप उन्होंने कर दिया था। तो जमीन से आए हुए ऐसे नेता जिन्होंने सीपीएम का यही इसी पुलिस का मिसयूज ऑफ पावर को झेलते हुए लोगों के राय से सरकार में आई, वो कैसे इस तरीके का बर्ताव कर सकते? क्या हम सेक्रेटरी जलाने के लिए जा रहे थे? क्या वहाँ पे हमको बम फोड़ना था? क्या हमको तोड़फोड़ करनी थी? बिल्कुल नहीं। शांतिपूर्ण 4 मिছিল रैली, जिसके सामने वरिष्ठ सीनियर नेता सामने हैं, उसको कलकत्ता से 5-5, 10-10, 15-15 किलोमीटर पहले नाही से रोक देना, 4-5-6 लेयर में रास्ते में बैरिकेड लगाना, राइट पुलिस। आप देखिए, अगर वाटर कैनन जो होता है, वाटर कैनन मतलब वाटर कैनन होता है, उसमें या तो विदेश में हम देखते हैं कि गर्म पानी यूज करते हैं या चिल्ड वाटर यूज करते हैं। ये कौन सी ब्लू कलर थी, डाई थी, जिससे आपके रिपोर्टर्स दोस्तों को पूछिए, उनके शर्ट्स एकदम डार्क ब्लू स्टेन उसमें हो गया। जैसे हमने वरिष्ठ बीजेपी नॉर्थ कलकत्ता के सभापति, उनके सर को टारगेट करके पुलिस लाठी चला रही, एक सिख भाई उनको सड़क पे उतार के उनके टर्बन उतार दिए। ये क्या है? जब आपको अपने लोगों को, जब आप लोगों को आप एकदम फालतू समझने लगे, लोगों के ही वोट से आप सरकार में आए, जब आपको दिमाग से ये बात निकल जाए, इधर रुको, तब जाके जो है आप इस तरीके के बर्ताव करते हैं।
बहुत शर्मनाक काला दिन है बंगाल के लिए। और हम भले कितना भी कहें कि मैं भी आपको कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए जितने भी क्राइटेरियन होना चाहिए वो सारे में ममता बनर्जी की सरकार क्वालिफाई करती है या डिस्क्वालीफाई करती है। उनको पावर में रहने की कोई हक ही नहीं है, अगर रह रही है तो सिर्फ पुलिस की पावर को, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को मिसयूज करके। लेकिन जो पब्लिक उनको वोट देके उनको बिठाई है वही पब्लिक उनको उठा के गंगा में फेंक देगी। इसी के इंतजार में डेमोक्रेटिक वे में बीजेपी उनको हटाएगी और उसी लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन बाबुल सुप्रियो वो कह रही है कोरोना का टाइम, उस पर आप लोग इतनी भीड़ जुटा रहे थे, क्या जताने के लिए? पहली तो आपको बात बता दूं मैं कि ममता बनर्जी गलती कर रहे हैं, उसके हम जो कर रहे हैं उसी का मैं आपको आर्गुमेंट नहीं दूंगा। उसके 2 दिन पहले ममता जी ने किसानों को भड़काने के लिए खुद रास्ते में उतरी थी। क्या उन्होंने फॉलो किया, कैसे होम मिनिस्ट्री का जो एडवाइजरी है कि 15 अक्टूबर के पहले आप सिनेमा हॉल नहीं खोल सकते, कैसे वन अप मैनशिप दिखाने के लिए पॉलिटिकल रीजन से उन्होंने पहले अक्टूबर से क्लोज सिनेमा हॉल को खोलने की उन्होंने इजाजत दे दी। दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं कि लोग पीछे कर रहे हैं, वो आगे करके आ रही है। कभी बोल रही है कि कोरोना बंगाल में है ही नहीं, कभी बोल रहे हैं उनको पैर के तकिया बना के सो, कभी बोल रहे हैं खिड़कियां खोल दो। तो उन्होंने मालूम नहीं लोगों के बीच में एक तो डर उन्होंने कम कर दिया, इसकी सीरियसनेस कम कर दी। लेकिन क्या ऐसी जुलूस कल होनी चाहिए थी? आप जो सवाल कर रहे हैं ये जायज सवाल है, ये सवाल डेफिनेटली सामने आ सकती है। लेकिन ये ममता बनर्जी के खिलाफ जो लड़ाई है वो रियल लड़ाई है। और अगर फिजिक्स में कहते हैं ना, जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होता है। अब बंगाल की जो इमेज है वो सही में जो पलट खा चुकी है और वर्चुअल लड़ाई से ये नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमको सड़क में उतरना पड़ा। हमारे लड़के जो है जिनके ऊपर पुलिस फर्जी केस देके उनको जेल में भर रहे हैं, उनको मारपीट किया जा रहा है, हर हफ्ते में आप देख रहे हैं कि बीजेपी कर्मियों का खून हो रहा है, वहां पे हम ना उतरे तो अनलॉक की प्रक्रिया तो चल रही है। लोगों को मास्क डेफिनेटली पहनना चाहिए, जो है हाथ पैर सैनिटाइज करना चाहिए, बाकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन ये लोगों के खिलाफ गणतंत्र की लिए लड़ाई है। यहाँ पे जो है अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमें ये जुलूस करना पड़ा। अब लोग जो आए वही तो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर है, तभी तो नवान्नो खाली करके वो चली गई। लेकिन एक अगर लाइटर मूड में कहूँ कि नवान्नो में हम पेस्ट कंट्रोल ही करना चाहते हैं। दीमक की तरह जो उन्होंने ये बंगाल को जो नीचे से जो उखाड़ के वो उन्होंने बर्बाद कर रही है, वही दीमक को हमें उखाड़ना है। मालूम नहीं उनको शायद सिग्नल मिल गया था, वो नवान्नो में पेस्ट कंट्रोल ही करा रही थी, सारे फ्लोर को खाली करके। इवन सीएमओ तक एक प्रोसेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी की प्रोसेशन के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ना बैठे, पूरा सीएमओ बंद रहे, ऐसा कभी हिस्ट्री में आपने सुना है क्या? ये डर नहीं तो और क्या है? बाबुल सुप्रियो वो कह रही हैं कि हमारे सांसद डेरेक ओब्रायन हाथरस चले गए थे तो आपने डंडे चलाए, धक्का मुक्की की, उनको गिरा दिया, और आपके कार्यकर्ताओं पर यहाँ लाठियां चली तो आपको बुरा लगने लगा, आपको वैसा ही बर्ताव मिला जैसा आप करते हैं, ये कहा टीएमसी ने। नहीं, डेरेक ओब्रायन हाथरस क्यों गए थे? योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी की में बहुत फर्क है। देखिए वहां पे जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से अपना पावर को मिसयूज किया और जिनकी भी गलती पाई गई है, ना ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने खुद स्पॉन्टेनियसली सीबीआई इंक्वायरी बुलाई है, बल्कि आला पुलिस अधिकारियों से लेके नीचे तक सबको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, एसआईटी बिठाई है। और ममता बनर्जी को देखिए, हिस्ट्री कहती है कि पार्कस्ट्रीट कांड में जो सत्य घटना थी, ममता बनर्जी ने हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए उन्होंने कह दिया कि एक ड्रामा है, वो कुछ घटना घटी नहीं। और एक महिला आईपीएस ऑफिसर दमयंती सेन जिन्होंने बोला कि नहीं ये सच है, मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं कह रही है, क्या हुआ? उनका पनिशमेंट पोस्टिंग हुआ। तो डेरेक ओब्रायन क्या उखाड़ने गई थी, क्या कर लेता हुआ जाके बंगाल में? मैं क्या हिसाब तो हम बताइए, तो हम क्या इतना गिर चुके हैं? पॉलिटिशियन को ऐसे ही लोग इज्जत की आंखों से नहीं देखते हैं। क्या मैं हिसाब दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 हुआ तो देखिए ममता दीदी आपके यहाँ 3 रेप हुई है, बंगाल में 3 हुई है तो देखिए कांग्रेस की हरियाणा में इतने रेप हुई है? ऐसा हिसाब किताब की लड़ाई होगी क्या? ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने चुनाव में जिता के चीफ मिनिस्टर बनाया है, उनको ये राज्य में क्या होना चाहिए उनको ये देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक काबिल मुख्यमंत्री है, वो उत्तर प्रदेश में है, वो वहां का देखभाल कर रही है। जिन्होंने हरियाणा में जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया वो वही का देखभाल करे, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट विमेन एक पूरी दुनिया में एक बहुत शर्मनाक घटना है, मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ी अपराध है। इसमें क्या हम हिसाब किताब करें?
हम क्या डेरेक ओब्रायन वहां पे गए थे? क्या मैं आपको बताऊं कि डेरेक ओब्रायन वहां पे गए थे? डेरेक ओब्रायन बंगाल में जाके देखो तुम्हारे वहां पे कितने ऐसे घटनाएं हुई है, ऐसा बोलना चाहिए। इसी वजह से तो पॉलिटिशियन को लोग नफरत करते हैं, और यही काम ममता बनर्जी कर रही है। कल जो हरकतें हुई है, जिन लोगों के सर फोड़ दिए गए, वो बीजेपी करते होंगे, लेकिन क्या वो बंगाल के लोग नहीं है? वो वरिष्ठ जो आदमी, बुजुर्ग आदमी जिनके सर को टारगेट करके मारा गया, क्या वो बंगाल में रहने वाला नहीं है? अगर आप मुख्यमंत्री है तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आप उनका भी मुख्यमंत्री है। जिन लोगों ने आपको हराने के लिए तकलीफ किया है, उनका भी मुख्यमंत्री है। लेकिन नवान्नों से जब भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमेशा लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तृणमूल भवन से होनी चाहिए, क्योंकि कभी 8-10 साल में वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाई, हमेशा तृणमूल नेता ही रह गए। नहीं तो 120 से ज्यादा बीजेपी कर्मियों की हत्या हुई है। कभी आपने सुना है कि उन्होंने कहा कि एक बार मैं विप्लव भाई जो हमारे हैं त्रिपुरा में, उनको मैं बहुत मैं उनका धन्यवाद दूंगा, उनका नाम यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। वो जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि सारे जो गलत ऑफिसेस बने हैं, गलत जगह पे सरकारी जमीन में ऑफिस बने हैं, वो सरकार तोड़ेगी, पॉलिटिकली नहीं तोड़ेगी। जितने भी ऑफिसेस बने हैं वो तोड़ेंगी। और कलकत्ता में मेरे सामने आप लोगों का एक कॉन्फ्रेंस था, वहां पे उन्होंने बोली थी बात, एक लाइन बोली थी कि कोई भी पॉलिटिकल किलिंग नहीं हुई है। यही हम एक चीफ मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी इंसान यहाँ पे ईडन गार्डन्स मेरे आंखों के सामने है, दिख रही है, वहाँ पे 16 अगस्त 1980s में मोहन बगान ईस्ट बंगाल के एक मैच में 16 बहुत लोग मारे गए थे, मेरे ख्याल से 16। आवाज कट गई आपकी बाबुल सुप्रिय, संपर्क कट गया उनसे। वो कह रहे हैं कि डेरेक ओब्रायन आखिर उत्तर प्रदेश क्यों गए थे? क्या बलात्कार के मामलों पर भी अब ये तुलना करके बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में इतना हो रहा है तो बंगाल पर ध्यान दीजिए, बंगाल में भी उतना हो रहा है? और साथ ही एक चीज जो साफ तौर पर समझ में आ रही है वो ये कि आगे आने वाले चुनाव के लिए कोई भी पार्टी कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देश दुनिया की खबरों के लिए आप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।